नंबर 25 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी ए एंड बी आर इन पावर। कंपनी ए होल्ड 25%, कंपनी ए बी का 25% होल्ड करती है। ऑन 1 नवंबर कंपनी ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ कंपनी बी व्हेन इट एक्वायर द फीचर ऑफ 65%। इसने 1 नवंबर को 65% शेयर और इसका ले लिया। तो इस समय हम इसके पास टोटल जो हो गया 25 प्लस 65, ये 90% इसके पास हो गया। इसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया है। तो इस केस में अब हम बिजनेस एक्विजिशन की कैलकुलेशन करेंगे और हमें इसमें हमें निकालना होगा NCI एंड गुडविल। दो चीज़ों का हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। रिजल्टिंग इन टोटल 90%। एक्विजिशन हैड द फॉलोइंग फीचर। ठीक है। कंपनी ए ट्रांसफ़र 59 लाख। कंपनी ए ने 59 लाख रुपीस दिया PC के रूप में, परचेस कंसिडरेशन के रूप में। और भी कुछ दिया है, इशू किया है शेयर, ये कैश दिया है, ये इशू किया है शेयर 1 लाख शेयर इशू किया है @10 के हिसाब से, यानी 10 लाख रुपए का ये भी है। उसके अलावा कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी दे रखा है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन ए एग्री टू पे एडिशनल कंसिडरेशन 7 लाख। कह रहे हैं 7 लाख रुपए हम देंगे, परंतु अगर प्रॉफिट एक्सीड करेगा 70 लाख तब हम 70 लाख देंगे। जिस दिन ख़रीदा गया उस दिन उसकी फेयर वैल्यू जो है कितनी है हम इसको देखेंगे। इससे हमें नहीं मतलब है कि वो 70 लाख देंगे कि 7 लाख देंगे। हमें जो फेयर वैल्यू है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो द फेयर वैल्यू ऑन द कंटिजेंट कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड 3 लाख एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन के डेट पे 3 लाख इसकी फेयर वैल्यू है, तो इसको हम ले लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रखी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? एज़ पर इंड AS 103 और IFRS 3 के हिसाब से जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, जिसके इसमें 1 लाख रुपीज़ दे रखा है, या किसी तरह की लीगल फीस आती है, या आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है, किसी तरह का अदर एक्सपेंस आता है, इन सभी को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये कैपिटलाइजेशन इसका नहीं होगा और ना ही ये गुडविल कैलकुलेट करने में आएगी एज़ पर इंड AS 103 और एक एज़ पर IFRS 3। इसको हम न तो कैपिटलाइजेशन में लेंगे, ना ही गुडविल कैलकुलेशन में देंगे, और ना ही ये PC का पार्ट बनेगा। तो ये तीनों केसेस में ये इसका यूज़ नहीं होगा। हमें जो करना है ट्रांसफ़र हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी के लिए। NCI क्या बता रहा है? NCI फेयर वैल्यू जो है 10% की, जो 10% बच गया है उसकी 7,50,000 एक्विजिशन डेट पे इसकी दे रखी है। प्रीवियसली हेल्ड NCI ऑफ इक्विटी, जो प्रीवियसली हेल्ड किया गया था 25%, उसकी वैल्यू आज की डेट में 20 लाख रुपए है। तो ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। तो चलिए हम सीधा परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद गुडविल निकालेंगे। PC के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो कैश दिया है, कैश कितना दिया है? 59 लाख ले लेंगे।
उसके साथ साथ इशू किया है शेयर 1 लाख @10, तो ये 10 लाख हो गया। उसके बाद कंसिडरेशन दे रखा है कंटिजेंट कंसिडरेशन, ये हमारा जो है पीसी का पार्ट रहेगा। ये हमारा हो जाएगा 3 लाख इसकी फेयर वैल्यू। ये टोटल हमारे पास इतने ही डिटेल है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेंगे नहीं तो छोड़ देते हैं, इसको जोड़ लीजिए 69.72 लाख। ये पीसी की वैल्यू आ जाएगी 72 लाख। अब हमें कैलकुलेशन करना है कैपिटल रिजर्व और गुडविल की। तो इस केस में हमें देखना है कि पीसी हमारी आ चुकी है 72 लाख की। नेट एसेट कितने का है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर नेट एसेट दिया हुआ होगा, $60 लाख। तो नेट एसेट 60 लाख दे रखा है। एनसीआई की वैल्यू भी दे रखा है, इसको भी हम लिख लेंगे। एनसीआई की वैल्यू 7.5 लाख रुपए है और 60 लाख इसकी वैल्यू दे रखा है। तो ये आ जाएगा आपका 7.95 माइनस हो जाएगा इसमें से 0.591, ये हमारी आ जाएगी गुडविल। क्योंकि हमारे पास नेट एसेट कम है तो इसलिए हमारी ये एसेट का पार्ट बनेगा, तभी ये बैलेंस बराबर होगा इसके। तो इस तरह क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, करेंगे। बीमा लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया है 65% शेयर। 1 जून को इसमें एक्वायर किया हुआ है, तो 1 जून 2001 को लिखेंगे। इन नफ़ा लिमिटेड जो उसकी जो है सब एसोसिएट्स है, उससे उन्होंने एक्वायर किया है 65% शेयर, विच इज़ इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मशीनरी। नफ़ा हैज़ 1 लाख इक्विटी of ₹10. The quoted market price of NAFA was 12 rupees. 12 rupees इसकी quoted market price है NAFA Limited की। On the date of acquisition, the fair value of NAFA net asset was 80 लाख। इनकी जो नेट एसेट टोटल 100% जो नेट एसेट है वो 80 लाख रुपए की है। ठीक है, हम ले लेते हैं। बीमा वायर पीसी दिया है अब इन्होंने। बीमा लिमिटेड ने 65% शेयर जो ख़रीदा है उसकी पीसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन लिख लेते हैं। इन्होंने दिया है कैश, चलिए कैश हमने लिख लिया 50 लाख। शेयर इशू किया है 50,000 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से सब हुआ है? ये 25 रुपये के हिसाब से हुआ है। तो ये आपका 12.5 लाख रुपए हो गया। इसके अलावा क्या दिया है? बीमा लैंड ने एग्री टू पे एडिशनल कंसिडरेशन 15 लाख इफ़ द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अर्न एक्सीड। इन्होंने जो फेयर वैल्यू है हम उसको लेंगे, जैसा कि हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया था पिछले क्वेश्चन में। जो फेयर वैल्यू है वो ले लेंगे, जो जिसकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट को 9.80 लाख है उसको हम ले लेंगे। नफ़ा लिमिटेड इंकर्ड 1.5 लाख इन रिलेशन टू एक्विजिशन। नफ़ा लिमिटेड ने 1.5 लाख खर्चा किया, ये हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लीगल फीस है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे एज पर IFRS 3 एंड Ind AS 103। चलिए, ये मेरे ख्याल से आपका इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारा जो निकलेगा हम इसको जोड़ देते हैं। 50 लाख, 12.5 लाख प्लस 72.3 लाख की आपकी पीसी आ गई। अब हम निकालेंगे NCI की वैल्यू। 1 लाख शेयर में 65% कंपनी के थे तो 35% इनके हो गए और 12% 12 रुपये के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है।
12 रुपये के हिसाब से इन्होंने दे रखा है, जो उसकी वैल्यू है 35% का 12% ले लेंगे। 35,000 इंटू 12, 4,20,000 का NCI आ गया, 4,20,000 ये हमारा NCI की वैल्यू है। साथ साथ हम निकालेंगे गुडविल, लास्ट स्टेप हमारा, और कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा हम जोड़ देंगे। तो परचेस कंसिडरेशन यहाँ पर हमारा हो गया 7.72.3। NCI आपका 4.2 आ गया, उसको जोड़ लीजिए 76.5। ये हमारा टोटल वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम घटा देंगे जो हमारे पास नेट एसेट है। नेट एसेट यहाँ पर हमने दिया था 80 लाख, 80 लाख यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 3.0। ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये लायबिलिटी साइड का पार्ट है, ये एसेट साइड का पार्ट है। इन दोनों को जो जोड़ेंगे, अगर ये ज़्यादा आता था तो गुडविल आता, अगर ये ज़्यादा आता है, ये अगर ज़्यादा आता तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और ये अगर ज़्यादा आएगा आपका क्रेडिट साइड पार्ट तो वो उसका हम गुडविल लिख देंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन 29 देखेंगे, ये रिवर्स एक्विजिशन का होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में कंपनी ए ने कंपनी बी को कुछ शेयर इशू किए होते हैं, लगभग 2.5 शेयर इशू किए होते हैं। अब ये क्या होता है कि इस कंपनी का ये केस रिवर्स एक्विजिशन का है। तो उस केस में क्या होता है कि इस कंपनी के पास जो शेयर होते हैं उससे अधिक शेयर बी कंपनी के पास होते हैं, जो कि कंपनी एक्चुअल में ये होल्डिंग कंपनी होती है। कंपनी आपकी बी होल्डिंग कंपनी होती है, ये एसोसिएट्स होती है। होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट्स आपकी ए कंपनी होती है। तो यहाँ पर 2.5 शेयर यहाँ पर इशू किया है। तो देखिए एंटिटी ए इशू 2.5 शेयर इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। एंटिटी बी के पास कितना शेयर है, 2.5। एंटिटी बी के पास शेयर है 60। तो ये हमारा हो गया 10150 शेयर। और एंटिटी ए के पास अब जो शेयर हो जाएंगे, 100 शेयर ऑलरेडी थे, 150 इशू कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 250। अब इसमें से हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि ए का कितना परसेंटेज है, बी का कितना परसेंट है। तो इस केस में अगर हम इस हिसाब से निकालेंगे तो 60% जो आएगा, 40% ए लिमिटेड का शेयर बचेगा इस केस में, और 60% जो आएगा वो बी लिमिटेड का बचेगा। तो इस केस में कंपनी के पास जो है राइट्स जो होते हैं वो बी लिमिटेड के पास चले जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर बी लिमिटेड का एज़ पर इंड AS 103 और IFRS 3 के हिसाब से जब भी किसी कंपनी के पास सामने वाली कंपनी का 60% और मोर शेयर आता है, शेयर होल्डिंग्स, तो वो उस पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल कहलाता है। उस केस में उस कंपनी को हम आपका जो है होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और जो सामने वाली कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी। तो यहाँ पर ए लिमिटेड सब्सिडियरी हो गई और ये बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई। तो इस केस में हम रिवर्स एक्विजिशन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू, देयरफॉर एंटिटी ए इशू 150 शेयर एक्सचेंज ऑफ ऑल 60 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी एट 40 रुपीज़। एंटिटी बी का जो फेयर वैल्यू है वो 40 रुपीज़ है। मार्केट वैल्यू कह लीजिए या फेयर वैल्यू कह लीजिए, दोनों एक ही है। यहाँ पर देख लीजिए
कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी इज 16 रुपये, इसकी जो वैल्यू है 16 रुपये है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू ऑफ इज आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लायबिलिटी एट द 31st March December 2001 are the same as the carrying amount except fair value of entity A non-current asset at 31 December 2001 is 1500। ये जो फेयर वैल्यू है उसकी 1300 से 1500 कर दी गई है। तो इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले होल्डिंग 60% है, तो इसका जो है 60% यहाँ पर हमने निकाल लिया है कैलकुलेशन करके। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो टोटल शेयर है। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट शेयर इसने 60% ले लिया है। अब हम इसको शेयर इशू करेंगे। %60 शेयर बी लिमिटेड का, अगर 60 शेयर 60% है तो 100% कितना होगा ये पता कर लेंगे। तो 100 शेयर टोटल 100 शेयर। नाउ देखेंगे हमारे पास जो बी लिमिटेड के पास टोटल शेयर होंगे वो 100 हो जाएंगे, जिसमें से 60 शेयर बी के हैं और 40 शेयर वो इशू करेंगे ए लिमिटेड को। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो ए लिमिटेड ने शेयर दिया था वो 150 शेयर दिए थे, उसके बेसिस पे हमने निकाला। यहाँ पर जितना भी कैलकुलेशन करना है उसको हमने निकाला, जिससे हमें पता चला कि 250 में 60% बी के होंगे, 40% जो हिस्सेदारी होगी वो ए लिमिटेड की होगी। इस हिसाब से यहाँ पर हमने देखा कि इसके पास 60% के हिसाब से 60 शेयर है, तो 100% के हिसाब से 100 शेयर होंगे। उसके 100 शेयर के हिसाब से हमने जो है इसकी कैलकुलेशन किया, तो इसका 40 आया, इसका 60 आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे क्या है। क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो 40 रुपये के हिसाब से शेयर इशू करने के लिए बोला है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 40 रुपये के हिसाब से शेयर इशू करने के मतलब बी लिमिटेड जो है 40 रुपये के हिसाब से 40 शेयर देगा, मतलब 40 × 40 1600 रुपये इसको पीसी देगा। ठीक है, ये जो इशू होगा वो 10 रुपये शेयर इक्विटी शेयर के होंगे और 30 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से होंगे। तो अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे 40 × 12 40 × 30 1200 और 40 × 40 ये जो आ जाएगा वो 400 आ जाएगा। तो टोटल 1600 हो जाएगा। ये परचेस कंसिडरेशन हमारा हो गया। अब हम नेट एसेट ऑफ ए लिमिटेड की एक्वायर करेंगे। चलिए यहाँ पर हम नेट एसेट निकाल लेते हैं। जितना एसेट है उसमें से लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और बारोइंग जो भी है, लॉन्ग टर्म बारोइंग एंड शॉर्ट टर्म बारोइंग दोनों हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर करंट एसेट 500 दे रखा है, नॉन करंट एसेट आपका 1300 दे रखा है, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 1500 है, तो हम 1500 लेंगे। टोटल ये आ गया 2000। इसमें से लेस कर देंगे जो लायबिलिटीज़ हैं उसको हम लेस कर देंगे। करंट लायबिलिटी हमारी है 300 और नॉन करंट लायबिलिटी है 400।
तो हमारा जो परचेस कंसिडरेशन, ये हमारा जो नेट एसेट निकल के आएगा वो 1300 निकल के आएगा। क्योंकि हमने जो परचेस कंसिडरेशन दिया है वो 1600 के दिया है, नेट एसेट हमारे पास 1300 के आया। तो इस केस में हमारे पास 300 का जो है गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब हम सिंपली बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट बिल्कुल सिंपल से रहेगी, जैसा कि हम उसमें देख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे देखिए करंट, पहले तो इक्विटी शेयर, जो आएगा 60 + 40, ये आपका 1000 @ 1000 आ जाएगा। उसके अलावा हम अर्निंग्स, जो हमारे पास रिटेन अर्निंग है, वो आपकी 1400 है, प्लस 1200 की सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ देंगे तो 2600 आ गया। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, इक्विटी का हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास जो है बचता है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी हमारी जो है 300 + 600, 300 + 600 ले लेंगे। उसके अलावा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी 400 + 100 1100, तो ये 1500 हो गई, ये 900 हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और था नहीं। हमारी गुडविल आई है तो गुडविल एसेट में जाएगा। चलिए यहाँ पर हम एसेट का लिख लेते हैं। करंट एसेट जैसे क्वेश्चन में दिया है हम वैसे ही कर लेते हैं। 500 + 700 नॉन करंट एसेट 1500, क्योंकि ये 1300 को यहाँ 1500 करना है, और 3000। उसके अलावा हमारे पास गुडविल आ रखी है। गुडविल कितने की आई हुई है? 300 का हमारे पास गुडविल आई है। तो यहाँ पर 7 5 12 4500, 300 की गुडविल। और ये हमारा टोटल हो जाएगा। टोटल 1000 + 2600 + 900 + 40 1500, 6000 हमारा ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा 6000, 1200 4500 + 300, 6000 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार देख लेते हैं हम कंप्लीट।